नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें 17वीं सेंचुरी के डेक्कन में ले जाते हैं और फोकस में है एक ऐसी शख्सियत जिसके आसपास इतनी कहानियां हैं कि फैक्ट और फिक्शन को अलग करना मुश्किल हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज। बिल्कुल, और इन सोर्सेस का मकसद भी मुझे लगता है यही है। ये हमें उनकी लाइफ के कुछ बहुत ही अहम मोड़ पर ले जाते हैं। मतलब 1630 में उनके जन्म से शुरू होकर उनकी शुरुआती जीतें, मुगलों से उनकी टक्कर और फिर आखिर में उनके साम्राज्य की नींव। तो आज हमारा मिशन एक तरह से इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए उस सवाल का जवाब ढूंढना है कि आखिर कैसे एक जागीरदार का बेटा कुछ गिने चुने किलों के साथ उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत मुगल सल्तनत को चुनौती देने वाला एक साम्राज्य खड़ा कर पाया। वॉज इट लक, जीनियस और समथिंग एल्स एंटायरली? चलिए इस गुफ्तगू को शुरू करते हैं। और शुरुआत के लिए इन सोर्सेज में एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट चुना गया है। एक तस्वीर है जिसमें शिवाजी बीजापुर के जनरल अफजल खान को मार रहे हैं। हाँ, ये 1659 की बैटल ऑफ प्रतापगढ़ है और अक्सर इसे एक एक सिंपल बिट्रेयल की तरह दिखाया जाता है, बट द डिटेल्स इन दीज पेपर्स आर फैसिनेटिंग। ये कोई खुले मैदान की जंग नहीं थी। इट वॉज अ मीटिंग, अ पार्ले, जो एक इंसान के लिए बहुत गलत हो गई। और जो डिटेल्स इन पेपर्स में है वो कमाल की हैं। इट वॉजंट अ स्वॉर्ड फाइट इन द ओपन। ये एक प्राइवेट टेंट में एक मीटिंग थी जहां दोनों तरफ से शर्त थी कि कम ही लोग होंगे। और सोर्स कहता है कि अफजल खान ने शिवाजी को गले मिलने के बहाने दबोचने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन शिवाजी तैयार थे। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे जिरा यानी आर्मर पहना हुआ था और हाथ में छिपा रखा था वाघ नख। वाघ नख मतलब टाइगर क्लॉज। तो ये कोई आम हथियार नहीं था, ये एक छिपा हुआ खंजर था। यस। तो क्या ये प्रीमेडिटेटेड था? उन्हें अंदाजा था कि मीटिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है? सोच तो यही सजेस्ट करते हैं। ये उनकी दूरदर्शिता, उनके फोरसाइट को दिखाता है। अफजल खान एक विशाल सेना लेकर आया था, साइज में शिवाजी की सेना से कई गुना बड़े। तो आमने सामने की लड़ाई में जीतने का चांस बहुत कम था। इसलिए शिवाजी ने लड़ाई को मैदान से हटाकर एक टेंट में 1-on-1 कर दिया, और उसमें भी उन्होंने साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल एडवांटेज अपने पास रखा। जैसे ही उन्होंने अफजल खान को मारा, उनकी छिपी हुई सेना ने अचानक बीजापुरी फौज पर हमला कर दिया, जो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक मैसेज था कि मराठा सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ते हैं। पर ऐसी हिम्मत और ऐसी प्लानिंग आती कहां से है? लेट्स रिवाइंड अ बिट। उनकी अपब्रिंगिंग, उनके अर्ली इयर्स, डॉक्यूमेंट्स में इसके बारे में क्या मिलता है? सोर्सेज उनके जन्म का जिक्र करते हैं 1630 में शिवनेरी फोर्ट में। फादर शाहजी भोंसले, जो डेक्कन सल्तनत के लिए काम करते थे, और मदर जीजाबाई। और ये माना जाता है कि उनकी परवरिश में जीजाबाई का रोल बहुत बहुत अहम था। और साथ ही उनके गुरु समर्थ रामदास का भी जिक्र है, जिन्होंने उन्हें धर्म और शासन की शिक्षा दी। और इन्हीं सब इन्फ्लुएंसेस के बीच सोर्सेज में एक फैक्ट है जो दिमाग घुमा देता है। उन्होंने अपना पहला किला तोरना फोर्ट सिर्फ 16 साल की उम्र में जीत लिया था। 16 साल की उम्र में? उस उम्र में तो लोग अपनी जागीर संभालना सीखते हैं, और उन्होंने एक किला ही कैप्चर कर लिया। ये उनकी शुरुआत थी, और ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई किले जीते। What's fascinating here is कि उन्होंने बहुत जल्दी किलों की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझ लिया था। अच्छा। हाँ, डेक्कन का इलाका पहाड़ी है, घने जंगल हैं, यहाँ विशाल सेनाओं का मूवमेंट मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड किलों का एक नेटवर्क है, तो आप एक छोटी सेना से भी बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किले उनके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, they were military assets। हर किला एक बेस ऑफ ऑपरेशंस था। बिल्कुल, वो उनके पावर प्रोजेक्शन का सेंटर थे। और इसी स्ट्रैटेजी ने उन्हें उस दौर के सुपर पावर्स बीजापुर सल्तनत और आगे चलकर मुगलों से टक्कर लेने की हिम्मत दी। चलिए इसी टक्कर पर आते हैं। उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात करें तो सोर्स उन्हें पायनियर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर कहता है। ये टर्म हम आजकल बहुत सुनते हैं, लेकिन उस जमाने में इसका मतलब क्या था? हाउ डिड इट एक्चुअली वर्क ऑन द ग्राउंड? देखिए, उस दौर में जंग का मतलब था दो बड़ी सेनाओं का एक मैदान में आमने सामने आकर लड़ना। जिसके पास ज्यादा हाथी, घोड़े और सैनिक होते, वो जीत जाता। मुगलों की सेना इसी तरह से लड़ती थी। शिवाजी ने इस रूल को ही तोड़ दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि वो नंबर्स में उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने गनीमी कावा का इस्तेमाल किया। गनीमी कावा? हाँ, इसका मतलब था दुश्मन से आमने सामने न लड़कर छोटी छोटी टुकड़ियों में
तेजी से और अचानक हमला करना। उनके सैनिक पहाड़ों में छुप जाते, मुगल सप्लाई लाइंस पर हमला करते, उनके कैंप्स पर रात में अचानक धावा बोलते और फिर वापस पहाड़ों में गायब हो जाते। ये मुगलों के लिए इतना फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि उन्हें कभी एक आमने सामने लड़ने वाला दुश्मन मिलता ही नहीं था। सो इट वॉज अ वॉर ऑफ अट्रिशन। दुश्मन को थका दो, उनका मोरल तोड़ दो, उनकी सप्लाई लाइंस काट दो। और इसका सबसे बड़ा टेस्ट तब हुआ जब औरंगजेब ने अपने मामा, एक पावरफुल मुगल गवर्नर शाइस्ता खान को डेक्कन भेजा। राइट। और सोर्सेज बताते हैं कि 1660 में शाइस्ता खान ने पूना पर कब्जा कर लिया। उन्होंने शिवाजी के ही महल लाल महल में अपना डेरा डाला। ये एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक डिफीट थी शिवाजी के लिए। पूना उनका होम ग्राउंड था। लेकिन जैसा हमने अफजल खान के केस में देखा, शिवाजी सीधी हार को शायद ही एक्सेप्ट करते थे। यहाँ उनका रिस्पॉन्स क्या था? उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और बेहद डेयरिंग था। 3 साल तक इंतजार करने के बाद 1663 में शिवाजी ने सिर्फ 400 चुने हुए सैनिकों के साथ एक शादी की बारात का भेष बनाकर पूना में घुस गए। रात के अंधेरे में वो सीधा लाल महल में घुसे, जहां हजारों मुगल सैनिक पहरा दे रहे थे। वेट, शादी की बारात बनकर? ये तो फिल्मों जैसा लग रहा है। मतलब इतनी सिक्योरिटी के बीच वो सीधा शाइस्ता खान के बेडरूम तक पहुंच गए। लगभग। वहां अचानक हमला हुआ। शाइस्ता खान तो बच निकला, लेकिन उस हड़बड़ाहट में उसकी 3 उंगलियां कट गईं और उसका बेटा मारा गया। ये मिलिट्री से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल ब्लो था। बिल्कुल। इमेजिन करिए, मुगल एम्पायर के इतने बड़े सूबेदार पर उसके अपने ही हेडक्वार्टर्स में, उसके अपने ही बेडरूम में हमला हो जाता है। इस घटना ने पूरे मुगल दरबार को हिलाकर रख दिया। औरंगजेब इतना नाराज हुआ कि उसने शाइस्ता खान को डेक्कन से हटाकर बंगाल भेज दिया। और इसके बाद शिवाजी रुके नहीं। अगले ही साल 1664 में उन्होंने सूरत को लूटा, जो उस वक्त मुगल एम्पायर का सबसे अमीर पोर्ट सिटी और ट्रेड हब था। ये एक स्टेटमेंट था कि वो अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव खेल रहे हैं। लेकिन इससे मुगल एम्पायर भी पूरी ताकत से उनके पीछे पड़ गया। अब उन्होंने अपने सबसे काबिल जनरल में से एक को भेजा, आमेर के राजा जयसिंह प्रथम को। और यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665। सोर्सेस कहते हैं कि ये शिवाजी के लिए एक बड़ा झटका था। क्यों? जयसिंह ने ऐसा क्या किया जो शाइस्ता खान नहीं कर पाया? जयसिंह ने मिलिट्री के साथ साथ डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। उन्होंने शिवाजी के किलों को एक एक करके घेरना शुरू किया और साथ ही उनके दुश्मनों को अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने शिवाजी को इस तरह से घेरा कि उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये उनकी शायद सबसे बड़ी हार थी। कितनी बड़ी हार? What were the terms of the treaty? बहुत सख्त शर्तें थीं। शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। ये वही किले थे जिन्हें उन्होंने इतने सालों में एक एक करके जीता था। उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। और ट्रीटी की एक शर्त यह भी थी कि उन्हें अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा आकर औरंगजेब के दरबार में पेश होना होगा। हम उनके आगरा से भागने की कहानी पर हमेशा फोकस करते हैं, लेकिन इससे ठीक पहले उन्होंने 23 किले गवा दिए थे। ये तो एक मेजर स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन लगता है। क्या वो जयसिंह की ताकत को कम समझ बैठे थे? ये एक बहुत अहम सवाल है। हो सकता है उन्होंने जयसिंह की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्किल्स दोनों को अंडर एस्टिमेट किया हो, या शायद उन्हें लगा हो कि वो आमने सामने की लड़ाई से बच सकते हैं। लेकिन पुरंदर उनके लिए एक रियलिटी चेक था। इसने साबित किया कि गुरिल्ला टैक्टिक्स हमेशा काम नहीं आते और मुगल एम्पायर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो इस हार के बाद वो आगरा गए, जहां सोर्सेस कहते हैं कि उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी गई और नजरबंद कर लिया गया। और फिर आती है वो मशहूर कहानी, फल और मिठाई की टोकरियों में छिपकर भागना। हाँ, ये घटना उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक और प्रमाण है। कैद में रहते हुए उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और फिर सेहत ठीक होने की खुशी में साधुओं और फकीरों को मिठाइयाँ और फल भेजने शुरू किए। रोज बड़ी बड़ी टोकरियां आने जाने लगीं। शुरू में गार्ड्स ने चेक किया, लेकिन रोज का काम होने पर वो लापरवाह हो गए और एक दिन शिवाजी अपने बेटे के साथ उन्हीं टोकरियों में बैठकर कैद से निकल गए। और वहां से निकलने के बाद वो सैकड़ों किलोमीटर्स का सफर तय करके भेस बदल कर वापस महाराष्ट्र पहुंचे। ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट लगता है। इस कैद और इस एस्केप ने उन्हें कैसे बदला होगा? इसके बाद उनका मुगलों पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया। सोर्सेज बताते हैं कि अगले कुछ सालों में उन्होंने एक एक करके अपने सारे 23 किले वापस जीत लिए।
उनका कमबैक और भी ज्यादा फियर्स था, और इसी कमबैक के बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने डेक्कन की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। आप उनके राज्याभिषेक की बात कर रही हैं। 1674 में रायगढ़ किले में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सिर्फ एक टाइटल था या इसके पीछे कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक मकसद था? ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक सॉवरेन, एक इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट की फॉर्मल घोषणा थी। अब तक उन्हें बीजापुर या मुगल्स एक जमींदार या रेबल के तौर पर देखते थे। छत्रपति का टाइटल लेकर उन्होंने खुद को उनके बराबर का एक राजा घोषित कर दिया। ये दूसरे मराठा सरदारों के लिए भी एक मैसेज था कि अब वो उनके नीचे एकजुट हो जाएं। एक स्टेट की घोषणा हो गई, लेकिन एक स्टेट को चलाने के लिए सेना के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए उनका क्या प्लान था? यहाँ सोर्सेज में अष्टप्रधान का जिक्र आता है। बिल्कुल, और अष्टप्रधान सिर्फ एक काउंसिल नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। उस दौर में जहां पावर अक्सर एक ही आदमी के हाथ में होती थी, उन्होंने पावर को डेलीगेट किया। फॉरेन अफेयर्स के लिए अलग मिनिस्टर सुमंत, फाइनेंस के लिए अलग अमात्य, एक प्राइम मिनिस्टर पेशवा। ये दिखाता है कि वो एक सस्टेनेबल स्टेट बनाना चाहते थे, ना कि सिर्फ एक मिलिट्री कैंपेन चलाना जो उनके साथ ही खत्म हो जाए। इसका मतलब है कि वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे थे, नॉट जस्ट एन एम्पायर बेस्ड ऑन वन मैन पर्सनैलिटी। ये उस वक्त के लिए काफी मॉडर्न सोच लगती है। बहुत आगे की सोच थी। वो समझते थे कि एक स्टेट को मिलिट्री माइट के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, जस्टिस सिस्टम बनाया। ये सब एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा था। Okay, let's talk about the economics behind this empire building. The sources mention two terms repeatedly, Chauth and Sardeshmukhi. The way it's described, a 14th tax paid by territories to avoid being raided sounds a lot like protection money from a modern perspective. Is that a fair comparison? ये एक प्रोवोकेटिव कंपैरिजन है और कुछ हद तक आसान भाषा में ऐसी ही बात है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बहुत गहरी थी। चौथ लैंड रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा होता था। जिन इलाकों से ये वसूल किया जाता था वहां मराठे हमला नहीं करते थे। पर यहाँ असली इंसाइट ये है कि ये टैक्स सिस्टम एक पॉलिटिकल टूल भी था। पॉलिटिकल टूल कैसे? ये तो सीधा सीधा रेवेन्यू का जरिया था। सोचिए, जब मुगल या बीजापुर की कंट्रोल वाला कोई इलाका चौथ देने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो इनडायरेक्टली ये मान रहा है कि उस इलाके में असल पावर मराठों की है। तो बिना उस इलाके को जीते, बिना वहां एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा उठाए, शिवाजी अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। इट वॉज अ ब्रिलियंट लो कॉस्ट वे ऑफ एम्पायर बिल्डिंग। और सरदेशमुखी क्या था? वो भी इसके साथ ही लिया जाता था। हाँ, सरदेशमुखी उस चौथ के ऊपर लगने वाला 10% का एडिशनल टैक्स था। और इसके पीछे का क्लेम और भी क्लेवर था। शिवाजी का कहना था कि वो डेक्कन के सभी देशमुखों या चीफटेंस के सरदेश मुख हैं, यानी हेरिडिटरी चीफ ऑफ चीफ्स। इसलिए उन्हें इस पूरे इलाके से एक एक्स्ट्रा टैक्स लेने का हक है। जब कोई राजा ये टैक्स देता था तो वो शिवाजी की इस पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को भी मान लेता था। वाओ! तो ये टैक्स सिस्टम, एक पॉलिटिकल टूल और एक लेजिटिमेसी बिल्डिंग एक्सरसाइज सब एक साथ था। और इसी पैसे से उनकी सेना चलती थी जो इस पूरे सिस्टम को एनफोर्स करती थी। एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल ऑफ पावर। एग्जैक्टली। इसने उनके मिलिट्री अभियानों को लगातार ताकत दी और उनके स्टेट को फाइनेंशियली स्टेबल बनाया। तो आज इन डॉक्यूमेंट से हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मल्टी डिमेंशनल तस्वीर देखी है। 16 साल की उम्र में तोड़ना जीतने से लेकर अफजल खान को वागनक से मारने तक, शाइस्ता खान को उसके ही महल में डराने से लेकर जयसिंह से पुरंदर में हारने तक, और फिर आगरा से भागकर वापस एक साम्राज्य खड़ा करने तक का सफर। बिल्कुल। हमने उनकी मिलिट्री जीनियस, उनकी डिप्लोमेटिक हार, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सोच और उनके इकोनॉमिक मॉडल को समझा। हर घटना उनके कैरेक्टर का एक नया पहलू सामने लाती है। वो एक योद्धा भी हैं, एक चतुर स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, एक प्रैग्मेटिस्ट भी हैं जो हार के बाद संधि करते हैं, और एक विजनरी भी हैं जो एक स्टेट का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। ये सोर्सेज उनके कामों की, उनके व्हाट और हाउ की एक बेहतरीन लिस्ट देते हैं, पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वो सवाल उनके वाई का है। हाँ, इन सब के पीछे की पर्सनल विजन क्या थी? वो कौन सी आग थी जो एक 16 साल के लड़के को उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत मुगल साम्राज्य को चैलेंज करने के लिए इंस्पायर कर रही थी? क्या ये सिर्फ पावर की भूख थी, या इसके पीछे स्वराज या सेल्फ रूल का कोई बड़ा आइडिया था? इन डॉक्यूमेंट्स में
उनके गुरु समर्थ रामदास का नाम तो है, पर उनके बीच क्या संवाद हुआ होगा जिसने इस असाधारण यात्रा को दिशा दी?